गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी हूं और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। आपने देखा कि बिहार में सीएम के तौर पर नाम नीतीश का था, लेकिन जाक पीएम मोदी की दांव पर लगी थी। आप ये भी जानते हैं कि जन आक्रोश नीतीश के खिलाफ था, लेकिन नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या बिहार में मोदी का जादू चलेगा। बिहार के नतीजे आए तो इन नतीजों ने बता दिया कि नीतीश का जादू भले ही ढल गया हो, लेकिन पीएम मोदी का मैजिक आज भी बरकरार है। और इस बार तो इन नतीजों ने यह भी बता दिया कि बड़े भाई की जो भूमिका है वो बीजेपी ही निभाएगा, क्योंकि अब तक नीतीश की जब बात होती है तो उनकी पार्टी का कद हमेशा से बीजेपी के ऊपर ही रहा है। पीएम पर लोगों के भरोसे को अब पार्टी बंगाल में आजमाने वाली है। अब अगले साल 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बिहार के बाद अब मिशन बीजेपी का शुरू हो चुका है बंगाल का। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल के लिहाज से बिहार की जीत बीजेपी के लिए आखिर कितनी बड़ी है। बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है, लेकिन सवाल ये कि बंगाल में एक छत्र राज कर रही ममता बनर्जी के सामने कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा। तो आइए करते हैं स्ट्रेट टॉक की शुरुआत आज के इसी विषय के साथ कि बंगाल में क्या बीजेपी का टाइम आएगा। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है। शुरुआत तो देखिए जेपी नड्डा के साथ ही हो चुकी थी, जब सीए एनआरसी का मुद्दा उन्होंने भुनाने की वहां पर कोशिश की। अब ऐसे में अमित शाह, जी हां, अमित शाह जो हैं वो भी अब कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं। और कल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया था बीजेपी के मुख्यालय में, तो वहीं से ही उन्होंने बिहार के बाद अपने दूसरे मिशन का संकेत भी दे दिया। और दूसरा मिशन था पश्चिम बंगाल, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मात्र 2 से 3 महीने और 2-3 महीनों में जी तोड़ मेहनत करना चाहती है बीजेपी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अब तक छवि क्या रही है। हालांकि अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 19 सीटें जीती, एनडीए ने 19 सीटें जीती। 19 सीटें जीतना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक वहां पर उनका नतीजा जो है वो 0 के बराबर रहा है। तो ऐसे में पिछली बार जब 19, तो इस बार का मत प्रतिशत कितना होगा। अब इसी मत प्रतिशत को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए जो है वो अब 200 प्लस के मिशन की ओर दौड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि यहां पर अमित शाह ने जब 2 दिवसीय दौरा हाल ही में पश्चिम बंगाल का किया और तमाम क्षेत्रों का जायजा लेते हुए यह संकेत दे दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनका टारगेट होगा 200 प्लस का। 200 सीट्स जो हैं वो हासिल करना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी के राज में क्या 200 प्लस का मिशन पार करना क्या इजी होगा एनडीए के लिए। तो आज इसी से सटे हुए तमाम अहम सवाल, आइए उन पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद उन्हीं सवालों पर हम आपका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल पहला जो हमारे विषय के साथ जुड़ा हुआ है कि क्या बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा। क्या ये इतना इजी आपको लगता है? पश्चिम बंगाल के चुनाव की लड़ाई आखिर किस तरीके की, आप पश्चिम बंगाल के चुनावों को, इस राज्य को किस तरीके से देखते हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 200 प्लस का टारगेट क्या पॉसिबल लगता है? अब बंगाल में ममता बनर्जी की तमाम चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों को पार कर पाएगी बीजेपी। और यहां पर सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौतियां नहीं है, ममता बनर्जी के लिए भी चुनौतियां हैं, तो उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में क्या सीएनआरसी बनेगा बीजेपी की ताकत या फिर उसकी वीकनेस? सवाल ये भी कि क्या पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी मैजिक चल पाएगा जिस तरीके से बिहार में चला? सवाल ये भी कि बिहार चुनाव के रिजल्ट्स क्या पश्चिम बंगाल पर असर डालेंगे? क्या मत प्रतिशत तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन किस तरीके का होगा? क्या है बीजेपी की तैयारी और कितनी होंगी उनकी चुनौतियां? इन सभी सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन सवालों के साथ साथ वो नंबर भी मौजूद है जिसे आप कांटेक्ट करके
हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी आवाज इस मंच पर जो है वो उठा सकते हैं और अपना नजरिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि आप आज के इस विषय से जुड़े अपनी जो राय है वो हमारे साथ साझा करेंगे। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपने अपना ओपिनियन रखा, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन चुनावों को इस चुनावों के साथ जो आने वाले हैं 2021 में, इन दोनों को जोड़कर अपना जो है ओपिनियन रखना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली विश्लेषकों का यही मानना है कि जिस तरीके से बिहार में मोदी मैजिक चला है, एनडीए का एक मैजिक चला है, बीजेपी का मैजिक चला है, और इस बार तो बड़े भाई की भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, तो इसका असर जो है वो डेफिनेटली पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए, बिहार एक अलग स्टेट और पश्चिम बंगाल एक अलग स्टेट, दोनों का एक स्ट्रक्चर अलग से है, वहां के रहने वाले लोगों का, वहां के लोगों का ओपिनियन, और ममता बनर्जी क्योंकि एक तरीके से उनको अपने से कनेक्ट कर पाती हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी का वहां पर जादू चल सकता है? क्या ये इतना इजी है? क्या बीजेपी उन लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर पाएगी? क्या ये इतना पॉसिबल है? तो इसी कनेक्शन को मजबूती देने के लिए अब देखिए, बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में जी तोड़ कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके इस बार 200 प्लस का टारगेट जो है वो हमें रखना है और उसे पार भी करना है। लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आता है कि क्या बीजेपी के लिए सबकी सब जो चुनौतियां हैं वो इतनी इजी रहेंगी? दूसरी बात आप ये भी देखते हैं कि देखिए, अब यहां पर लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता है। हालांकि जो तमाम बिलों को जब पास करने की बारी आती है, तो वहां पर बहुमत ना होने के चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज बहुमत का आंकड़ा, दिस इज द बिगेस्ट हर्डल ऑफ द बीजेपी, ऑफ द एनडीए। तो अब इस राज्यसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए ही अब क्या कर रही है बीजेपी के तमाम राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब आप ये भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों के साथ साथ जो बाइपोलर इलेक्शंस है, वहां पर भी बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत करके 11 राज्यों में अपनी पैठ बनाई, अपनी सीटों को बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल को भी जीतना है और उसी का यही टारगेट है। बिहार विधानसभा चुनाव, जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, यहां पर जो है विधानसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं। यही सेम चीज जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ भी है, और इन सीटों पर अब कब्जा करके वो राज्यसभा में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। अब इसके लिए जब उन्हें मजबूत पकड़ बनानी है, तो पश्चिम बंगाल में सीटों को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है। सो दिस इज द रीजन कि इस बार अमित शाह ने संकेत दे दी कि 200 प्लस का टारगेट है और इसे किसी भी तरीके से जो है हमें पाना है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए भी हर्डल बन सकती हैं, लाइकवाइज ममता बनर्जी के लिए भी तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, जैसे कि सीएए, एनआरसी। अब इसको लेकर तमाम एक बड़ा विरोध जो है वो ममता बनर्जी ने किया। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जो यहाँ पर बीजेपी है वो भी सीए एनआरसी को मुद्दा बनाकर जो है ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब एक और इसमें एक अलग पहलू जुड़ जाता है, जैसे कि एआईएमआईएम का बिहार विधानसभा सीटों में जिस तरीके से उन्होंने कुछ तमाम सीटें हासिल की हैं, तो उनका उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। अब वो क्या चाहते हैं, अब ऐलान तो देखिए हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में भी वो इस तरीके से जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर एआईएमआईएम भी पश्चिम बंगाल के ग्राउंड पर उतरकर ये चुनाव लड़ते हैं, तो डेफिनेटली मुस्लिमों का वोट उनके हाथ में जा सकता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें होंगी, और बीजेपी तो खैर उनके लिए तमाम ऐसी चुनौतियां हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियसली एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने वहां पर एक अपनी अच्छी खासी पैठ अब तक बनाई हुई है, तो उनको हरा पाना यहां पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि देखिए समय बदलता है, राजनीति भी टाइम टू टाइम बदलती रहती है, तो ऐसे में अब लोगों का ओपिनियन भी क्या बदलेगा, ये फिलहाल देखना है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, सो आप हमें कभी भी कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा इस बार, क्योंकि देखिए फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी तो इसी के साथ अपना टारगेट भी अब बना चुकी है 200 प्लस का, लेकिन क्या उसे पाना इतना इजी होगा? आज इसी पर कई राजनीतिक विश्लेषक जो है अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, तो हमें जल्दी से कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। देखिए आज के इस विषय पर क्योंकि पहले से ही आकलन किए जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो इस पूरे के पूरे विषय पर राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बिहार चुनाव में जीत से पश्चिम बंगाल में कार्यरत आरएसएस कैडर और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी ने मात्र 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और आज बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। अब देखिए साथ ही बीते वर्षों में हुए लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने काफी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 सीटें जीती, लेकिन सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ ये मनोबल अगले 6 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा? बिहार जीत का जोश क्या बंगाल में विजय घोष साबित होगा? बिहार में कमाल होगा या दीदी के साथ जाएगा बंगाल? और सवाल ये भी कि बिहार में क्या फिर चलेगा मोदी का जादू, तो फिर दीदी का क्या होगा? ये तमाम अहम सवाल जिस पर सब अपनी अपनी राय आज रख रहे हैं। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की क्या राय है वो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे, लेकिन आपकी राय क्या है हम वो भी जानना चाहेंगे। बिहार में देखिए एनडीए की जीत ने फिर एक बार प्रूफ डेफिनेटली किया है कि पीएम मोदी से बड़ा ब्रांड देश में नहीं है। बिहार में जब एनडीए मझधार में फंसती दिख रही थी, तो पीएम मोदी खुद मैदान में उतरे और ताबड़तोड़ रैलियां कर हवा का रुख उन्होंने मोड़ दिया। कोरोना, बाढ़, रोजगार की समस्या से जूझते हुए बिहार की जनता को मोदी भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि एनडीए ही उनके मर्ज का इलाज है, ना कि जंगल राज वाला महागठबंधन। लेकिन अब असली लड़ाई डेफिनेटली बंगाल में है। बिहार में देखिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मोदी के पावर प्ले ने खत्म कर दिया। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आज 7वें आसमान पर है और यही जोश, यही उमंग बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव में संजीवनी का क्या काम करेगी? बिहार से बीजेपी को जो चाहिए था वो नहीं मिल गया, बल्कि आज हम ये कहें कि बिहार ने बीजेपी को छप्पर फाड़ जीत दी है। अब बिहार की इस जीत को बीजेपी बंगाल में रिपीट करना चाहती है। अब अमित शाह के मिशन बंगाल में देखिए बीजेपी की बिहार जीत अहम रोल अदा करेगी। बिहार फतेह करने के बाद अब बीजेपी डबल जोश से मिशन बंगाल में जुटेगी, जहां उनका मुकाबला ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से होगा। अब ऐसे में अमित शाह के मिशन बंगाल में बिहार की जीत से मिला जोश टॉनिक का क्या काम कर सकता है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल सबसे अहम राज्य क्यों है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। देखिए जहां बीजेपी ने पहले कभी सरकार नहीं बनाई, तो वो राज्य तो उसके लिए अहम होगा ही। लिहाजा इस बार बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल की खाड़ी में टीएमसी के तूफान को रोकने की कोशिश करने में जुट चुकी है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बिहार नतीजों को देखने के बाद इशारा कर दिया कि बंगाल में मोदी ही उनके ट्रम्प कार्ड होंगे। बिहार में जिस तरीके से मोदी फैक्टर ने खेल बदल दिया, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बंगाल में भी पीएम मोदी का जादू चलेगा और इसकी तैयारियां पहले से हैं। अब देखिए ना, नवरात्र में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा पंडालों से जुड़े और बंगाल के अपने मिशन को पुख्ता करने की कोशिश करने लगे। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में परचम फहराने, जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने और उत्तर पूर्व के राज्यों में खाता खोलकर बीजेपी के मोदी शाह युग ने मात्र 6 सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन बीजेपी के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहां वो अपना जनाधार बनाने में नाकाम रही। मगर बिहार चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है और अब बीजेपी के सामने बस पश्चिम बंगाल में टीएमसी का किला ढहाने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी के लिए ये करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? यहां पर अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी को क्या कुछ करने की आज जरूरत है,
आप इस पर अपनी राय रखिएगा। ये फटाफट से इन सवालों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम विश्लेषक जो हैं वो क्या मानते हैं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल को जीतना इतना आसान क्यों नहीं है, उस पर अब अपनी बात जो है रखेंगे। लेकिन आप भी अपनी बात रखिएगा इन तमाम सवालों पर। सवाल ये कि क्या बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा, क्या ये इतना इजी है? पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो लड़ाई किस तरीके की, आप इन यहां पर होने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो उनको आज के टाइम के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि डेफिनेटली देखिए यहाँ पर सीएनआरसी का मुद्दा भुनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर बीजेपी कर रही है। अब उससे क्या है, ममता बनर्जी को डर है कि उनके जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में एआईएमआईएम का भी बीच में मैदान में उतरना, मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए तमाम चीजें हैं जो ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती हैं। अब यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहा है और यहाँ पर आप शुभेंदु अधिकारी उनकी भी जिस तरीके से बगावत पश्चिम बंगाल में देखी गई है तो वो भी ममता बनर्जी के लिए जो है वो बड़ी चुनौती आने वाले टाइम में बन सकती है। सीएनआरसी का मुद्दा ये ममता बनर्जी के लिए जो है वो बड़ी चुनौती बन सकती है। तो ये तमाम अहम चीजें हैं जिसको लेकर एक डर ममता बनर्जी के अंदर भी है कि ये इस बार जो चीजें हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरी हो सकती हैं। तो इसी को देखिए पार पाने के लिए वो अभी से कोशिश कर रही है। दूसरी एक और बात है, यहाँ पर बीजेपी जो है हर बार ये कहने की कोशिश करती है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं। हालांकि उसकी एक झलक हमें तब भी देखने को मिलती है जब इस बार दुर्गा पूजा में उन्होंने जिस तरीके से पूजा अर्चना की तो उसको लेकर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एकमात्र जो है एक तरीके का जो एक प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है उसका फायदा जो है वो ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में मिल सकता है। नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद हिंदी में। नमस्कार गीत जी। नमस्कार सर। हाँ देखिए, अभी बिहार की हेलो हेलो और मोदी साहब जी चारों को मिलके तेजस्वी को चित करना पड़ा। अब बंगाल में जो है ये जो दावे हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में इनके जो बंगाल के बीजेपी यूनिट के चीफ हैं मुकुल रॉय के क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में जो हमारी ऑपोजिशन करेगा उसके हम हाथ पैर तोड़ देंगे। ये एक खतरनाक स्टेटमेंट है जो लोगों के दिलों में उतरी नहीं। और ये ऊपर से विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय वो भी ऐसे हैं, दंगई हैं वो। तो वहां भी अगर मोदी साहब को ही जाना पड़े जी इलेक्शन जीतने के लिए तो मोदी साहब तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेट में जाके जीतेंगे। अब जो कांग्रेस जो है वो लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप के लिए सफर कर रही है कि उनके पास क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। और मैं देखता हूं कि खुदा न खास्ता अगर मोदी साहब को कुछ हो गया तो बीजेपी में भी वही हाल हो जाएगा। बीजेपी में सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप वो मुझे नजर नहीं आती। कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा करिश्मा हो जिसके अंदर मोदी जी जैसा जो कि लोगों क्राउड पुल कर सके, लोगों को अपने साथ ले सके। तो इसलिए ये जो दावे हैं इलेक्शन से पहले होने गलत हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि इलेक्शन तक अभी बहुत वक्फा है और बहुत कुछ हालात और एनवायरनमेंट में फर्क आ सकता है। बिल्कुल, तभी तो सर कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनौतियां यहाँ पर बहुत हैं, बहुत चुनौतियां हैं उनके लिए। जी, तो अभी तब तक क्या हालात होते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो बंगाल की हिस्ट्री में देखता हूँ वो लेफ्ट लीनिंग है, कोई 45-40 साल से भी ज्यादा जी। तो उसकी जो ताकत है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब ये क्या आगे क्या पॉलिसी डिवाइस करते हैं, कैसे ये स्कीम होगी इनकी, उसके ऊपर मुनसर करेगा
अब कुछ तो सीटें ले जाएंगे, कुछ सीटें डिवाइड भी होंगी, लेकिन ये दावा करना कि हम जीतेंगे, ये संभव नहीं लगता। अब मुझे तो नहीं लगता, आगे देखो हालात क्या होते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच अपना ओपिनियन रखने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा आज, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं और फिलहाल हमारे कॉलर हमारे से जुड़े हुए हैं। जयदीप यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार। नमस्कार जी। So I heard your analysis of the Bihar elections and also how it could be a springboard for BJP in Bengal. I wanted to kind of tell you that the Bihar was not a cakewalk for BJP. If you look at the vote percentage, what they did was actually they cut both JDU and LJP to size. And the BJP is known to cannibalize its own allies. So it's not really helping itself for the future. But what happened in Bihar, and then I will come to Bengal, is BJP's vote percentage was only 20%. And JDU's was 16%. So the combined vote share of BJP and JDU is only 36%, whereas Mahagathbandhan's RJD's vote percentage was 24%, and left plus Congress total vote percent was close to 20%. So if you look at the combined vote share of Mahagathbandhan, it was 44% versus BJP's 36%. What happened was in Simanchal, where Owaisi contested and won 5 seats. Simanchal is a MGB Mahagathbandhan stronghold. But Owaisi wants to be the CM. He wants a separate Simanchal. And he's looking to be the CM up there. So, but in terms of getting the Muslim vote bank, Bengal Muslims are not like, anywhere else is Muslim. Bengal Muslims are pretty much secular. So they are not just going to vote for Owaisi just because he's there. Okay. So that's big. And so Owaisi is not going to cut Bengal votes. So just as it did in Bihar. That's the only reason Mahagathbandhan lost, was because Owaisi, even though he won only 5 seats, he cut into the MGB's vote bank. Otherwise, 10 seats here and there, you could see if MGB had won 15 seats, it would be exactly opposite. MGB would be 125, BJP plus would be 110. So it's, we should not go in for very easy analysis. BJP really did not, they did okay, but what they did in the middle was like Jaydeep ji, they totally wiped. Definitely, there are so many challenges for BJP in West Bengal in the upcoming elections, assembly elections of West Bengal. But I want to know your opinion. What should be the finishing touch for BJP in West Bengal if they want to win in West Bengal? Well, I'm not the spokesperson for BJP. Neither am I. But I support their policies. I do not support BJP policies, communal policies. They're a communal party. But what I'm looking at is West Bengal. It's very hard for BJP because it's not Bihar. They won because of Owaisi, and Owaisi acted as their agent. West Bengal, there is no such thing. West Bengal, the left, as you know, came out very strong in Bihar. They are already strong in Bengal. Left plus Congress is also going to have what's called a Mahajot. And then the third parties are BJP and Trinamool. So there's going to be a three-way fight in Bengal. So it's going to be the Mahajot of Congress and the left. It's going to be the TMC, and then it's going to be the BJP. So, and what the BJP chief in Bengal has said, Bengal is not used to these kind of politics. Yes, sometimes it gets very hard, and it's kind of tough politics in Bengal, but you cannot say that, we will break their hands, we'll send them to the crematorium. These kind of politics, the BJP type of politics is shunned in Bengal. They're already losing support. But, there is a streak of, the Hindu
kind of stuff, which has never been there in Bengal. It's always been on the left side of things, very secular. So BJP is going to be difficult. There is no Owaisi factor in Bengal. So Owaisi, just he cut the MGB votes. He's not going to be able to do that at all in Bengal, because Bengal Muslims are not like that. They are more on the secular flank. They will probably vote for TMC or they will vote for the left or Congress. So BJP totally not going to get any Muslim votes. Okay. And it depends. If you look at the constituency-wise breakup, the BJP can only gain if there's a three-way fight, and there is going to be a three-way fight. But BJP can win only in concentrated seats where there are more Hindus, and they are able to sway the Hindus in their favor. So it means the next stop for BJP in Bengal is quite difficult. I think it was also difficult in Bihar. Bihar, they won, as I said, because Owaisi contested and helped them in Seemanchal, which is actually MGB stronghold. So as I said, if you really look at the 5 seats that Owaisi won, he actually swung the results in favor of BJP in at least 25 seats, if you look at the Seemanchal seats. So, so in Bengal, it's even... if you look at the constituency-wise, they only won 18 seats in the last assembly election. So it's very hard from 18 to go to 200 seats. And then Bengal, per se, the polity is very secular. It's not like they're going to be swayed by, the Hindutva plan. And so also if their BJP leaders are going to say these kind of things that will break your hands and, it's not UP that you can say those things and get away with it. It's Bengal is a different kind of politics. Definitely, bilkul sahi. Yeah, right. So if BJP wants to do any better, they have to stop all these rhetorics about killing people, maiming people, sending them to the Shamshan and everything. That's not going to go well with the people of Bengal. Okay. Modi can go and open pandals virtually. That's not really going to help him, because in Bengal, religion is separated from cultural life or public life. So puja is for everyone. Hindus, Muslims, Christians, everybody goes to the puja. Let's see, sir. Let's see, Jaideep ji. Let's see, because BJP, I guess, they have enough time to win this battle. Let's see what's gonna happen. Thank you so much. Anyways, thank you so much for calling. I'm just last one comment. Why is why so they partial to BJP? What's your why are you so supportive of BJP? No. They haven't done anything at all for the years they have ruled. They've ruined the country. They've ruined the economy. We have put just questions. We just want to know the opinion of the viewers who are watching out there. That's it. Yeah, but you're saying, why? How can BJP No. We are not in favor of any party. We are not in favor of any party. We have just put questions. BJP, Congress, and all the parties are same. These are the elections, and we have to, because in Bihar, obviously, the impact is whatever the impact is in Bihar. I guess वैसा जो impact है वो West Bengal के elections में भी पड़ेगा. So that is why we are putting a questions for all the parties. We talked about AIMIM also. Yes, but Bihar is, you have to analyze it a little more, minutely, because it's not a cake. But I know, it's not a piece cake for BJP, piece of cake for BJP. Yes. Definitely, you're right, sir. You're right, sir. Because West Bengal is totally a different state. A three-way split. Even in Bengal, it's going to be a three-way split, and it's not going to be easy for BJP. From 18 to even get 180 seats, it will be a very difficult proposition. It's going to be a three-way fight. But but BJP has to do more nationally than, just to win states and then, try to win the verdict by, defections and these kind of things. And all they're doing is winning elections, spending money on elections, not spending money on projects and the people. Chaliye, Jaideep ji, thank you so much. I'm interrupting you because I'm getting a call for taking a break. So I have to cut a call. Thank you so much for calling, and just stay tuned with this Just Hindi. Keep watching Straight Talk. Thank you so much for calling. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बंगाल में बीजेपी का क्या टाइम आएगा, क्योंकि तमाम चुनौतियों और उन चुनौतियों को पार पाना बीजेपी के लिए बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि शायद AIMIM अगर जमीन पर उतरती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऐलान हुआ है, तो ऐसे में अगर वो उतरती है तो बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना सब कुछ पॉसिबल है? क्योंकि इससे पहले जो हमारे साथ कॉलर जुड़े उनका भी यही मानना है कि चाहे AIMIM आए तो भी इतना बड़ा जो है वो फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर समय थोड़ा सा मेरे पास कम है क्योंकि अभी रैप अप का टाइम भी है, तो 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा। मैं सहमत हूँ जी 100% आपसे। बिल्कुल टाइम कम है और हम भी टाइम भी थोड़ा ही लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई वैसे ही बोलते चले जाएं, इंग्लिश में सुने भी, हिंदी में देखें भी, हिंदी में बोले, अंग्रेजी और कुछ चलिए बोलेंगे। तो अब देखिए जो मुझे जो गीची जो लग रहा है कि कुछ आसपास के लोग घबरा गए हैं। मुझे तो उनके जब लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इनको बेचारों को सांस फूली हुई है। तो चलिए, अब उनका है वो प्रॉब्लम है, वो उनका है, ठीक है। हर तरह के लोग हैं दुनिया में, तो वो भी सही है अपनी अपनी जगह पे। वो उनके जो बोलते हैं तो सांस फूली हम सुनते हैं, तो हमें वो बड़ा बहुत कुछ दिखाई पड़ जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, वो बेचारे मजबूर हैं। अब देखिए, अब ये जो सर ये किन की बात हो रही थी? मैं भाई अब ये पहले कॉलर एक में पीएपी सिंह थे, जो उससे पहले वो तो सिंह परमानेंट बेचारे आते जाते ही रहते हैं। तो अब चलिए सर, हम आपका ओपिनियन जानते हैं। चलिए सर, आप बताइएगा, बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए। जैसे वो आ रहे हैं और जैसे वो शो ऑफ कर रहे हैं, आप उनका बिहार का इलेक्शन देखिए, जैसे उन्होंने किया है, दैट इज अमेजिंग। और अब जो उनकी आगे से उन्होंने सीट भी गेन की, और यहाँ भी बिहार को तो जो छोड़िए, वो अब कल की बात होगी। अब आप अब जो देखेंगे कि ये आगे जो हैं, आगे पता नहीं 18-19 ऑलरेडी इनके MPs हैं, MLA भी बड़े हैं इनके जी। तो ये अब डेफिनेटली, और जो इन्होंने जो शो ऑफ किया है और जगह पर, तो मुझे लगता है कि वो लोग देख रहे हैं। अब ये ऐसा सोचना कि ये हिंदू पार्टी है, ये है, वो है, तो अब चलिए, वो अपना तरह तरह के लोग हैं और उनकी परसेंटेज हम वहाँ देख ही रहे हैं। ये वहाँ भारत में भी है, ये यहाँ तो है ही, वहाँ भी है, और वहाँ हमने इनकी वो परसेंटेज देखी है। और जब अब अगर कांग्रेस के पास वो क्रेडिबल लीडरशिप ही नहीं है, तो उसको वो राहुल खान को क्यों बार बार इम्पोज कर रहे हैं? दैट मीन्स वो क्रेडिबल है। सनी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, उसी को नहीं मान रहे हैं, तो वो बड़ा। पर सर हमें ये भी तो देखना है कि ना, कि ममता बनर्जी भी तो माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति में पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल है जी, बिल्कुल 10 साल से वो कर रही हैं, और उससे पहले भी वो मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जो अब लग रहा है कि अब बीजेपी ने अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली, चाहे वो पंचायत में हो या अदरवाइज हो। जो उनके MLA थे वो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। अब कितने बीजेपी को लोगों को उन्होंने मार दिया, उनके जो TMC वालों ने। और फिर जब उन्होंने बीजेपी वाले ने कहा कि भाई हम तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, तो मतलब कि कुछ सुनाई नहीं दिखाए। लोग आधा सुनते हैं, आधा बोलते हैं। पर चलिए, खैर वो हैं जो हैं, सब पब्लिक तो पब्लिक है ना। तो अब वो बीजेपी के कितने लोगों को उन्होंने मार दिया, तो उसके कोई रिएक्शन में कोई कहेगा भी तुम्हारे हम हाथ तोड़ देंगे या ये कर देंगे, वो कर, तो उनका वो राइट बनता है। और को मारे भी नहीं, चलो मैं सोचा एक तो मार भी देते, तो वाई नॉट? कि जब तुम कर रहे हो तुम कर सकते हो, तब तो तुम सेकुलर हो, और जब कोई दूसरा कर देता तुम्हें, तुम डीप डम हो जाते हो। तो अब मुझे लगता है कि ये जो अब जिनको जो ये मोदी जी हैं, ये जरूर डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट होगा। वो यूनिवर्सल फिगर है, भारत की तो बात छोड़िए, वो तो यूनिवर्सल फिगर है। यहाँ तो हम सुन रहे हैं कि उनको जो मोदी जी के बाद की फिक्र हो रही है यहाँ लोगों की, क्योंकि वहाँ का कोई नहीं है, घर बैठे यहाँ अमेरिका में चिंता हो रही है। पर
क्या क्या करोगे, किस किस के लिए, उनका सोच के चलिए वो तो सर चिंता नहीं थी, वो तो चलिए एक ओपिनियन है कि डेफिनेटली वेस्ट बंगाल बिहार से तो एकदम अलग स्टेट है ना, तो यहाँ पर तो एकदम टोटली डिफरेंट है इलेक्शंस लड़ना भी। एक नहीं वहाँ उनके लोकल है, जो वहाँ के ये तो नेशनल लेवल के लोग, जो बाकी जो टीम है, वो मोदी जी हैं, वो शाह जी हैं, दूसरे जो लोग हैं वो तो नेशनल लेवल के, बाकी वहाँ उनके स्टेट लेवल के भी हैं, और उनके लेवल पे जब एक बार आ जाएंगे तो डेफिनेटली, वैसे तो मुझे तो पक्का लगता है कि आएंगे, इनको डेफिनेटली दे आर अनस्टॉपेबल। और फिर भी अगर उतना ना भी हो पाया तो लेकिन दे विल बी वेरी वेरी क्लोज, दे विल बी वेरी वेरी क्लोज। तो मुझे इनके लिए अच्छा लगता है, और ये होना भी चाहिए कि जिस तरह से वो जो इतना वहाँ इतने वो मुसलमानों को भर रही है, दूसरों को भर रही है, वो दूसरे इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, वो ये सेकुलर लोग हैं, इनका हम क्या करें। तो वो इतना देश के लिए जो मुसीबत बन रही है, तो वो अपने वोटों के 4 वोटों के लिए वो प्रॉब्लम कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसको रोकना, चेक करना जरूरी है। चाहे जीत ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोज कंपटीशन जरूर दे सकते हैं, है ना? हाँ, ये दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गारंटी, आई फील सो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, और इस बीच तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी यही मानना है, और डेफिनेटली ऐसा भी है। देखिए, अब तक 2 दिवसीय दौरा भी यहाँ पर अमित शाह ने किया, तो क्या देखा हमने कि बिहार की ये जो जीत है वो भाजपा के लिए दिवाली गिफ्ट से तो आज कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या बंगाल में सोनार बांग्ला, जिसका आप सपना यहाँ पर बीजेपी दिखा रही है, वो इतनी आसानी से बीजेपी बेच पाएगी? क्या लोग उसे इतना समझेंगे? क्या बिहार के जो समीकरण है वो बंगाल में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि बिहार जरूर बंगाल से सटा है, पर दोनों की जो सियासी जो ग्राउंड है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बंगाल में देखिए, बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ 13% हिंदी भाषी वोटर्स पर है, जिनमें 8% वोटर्स यूपी और बिहार के हैं। अब पहले ये कांग्रेस के साथ थे और अब ये बीजेपी के साथ है, लेकिन इन 13% वोटर्स को इतनी आसानी से ममता बनर्जी बीजेपी के खेमे में तो जाने नहीं देगी। अब देखिए, छठ पूजा में जिस तरीके से हिंदी भाषी वोटर्स को लुभाने के लिए उन्होंने हिंदी सेल को आगे किया था, उससे ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया कि बंगाल में चुनावी जंग एक एक वोट के लिए होगी और हर वो तरीका अपनाया जाएगा जो जीत दिला दे। अब यहां पर 200 के टारगेट की बात करते हैं जो बीजेपी ने रखा है। देखिए, अमित शाह का 200 सीटें जीतने का दावा फिलहाल जमीनी हकीकत से दूर लगता है। इससे पहले देखिए, लोकसभा चुनावों में भी पार्टी के 22 सीटें जीतने के दावे को हल्के में लिया गया। लोकसभा चुनावों के नतीजे के आधार पर बीजेपी को 120 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली और शायद शाह का दावा उस पर ही आधारित है, और ऐसे दावों पर भरोसा कर कश्मकश में रहे कुछ वोटर्स भाजपा के पाले में जरूर जा सकते हैं। अब भाजपा देखिए, यहां पर फिलहाल अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, और यह सही है कि सीमावर्ती इलाकों और उत्तर बंगाल के चाय बागानों के इलाकों में उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और एक के नतीजे के बेसिस पर दूसरे के बारे में पूर्वानुमान अक्सर गलत ही साबित होता है। इसके अलावा लोकसभा में लगे झटकों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उन इलाकों में वोटर्स को लुभाने की कवायद आज तेज कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत बड़े हैं बीजेपी के लिए। देखना यह होगा कि आगे आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी के लिए कितनी मुसीबतें लाता है, या फिर मुसीबतें नहीं, एक अच्छा जो है टाइम लेकर आएगा, और फिर देखना होगा कि वाकई बीजेपी में, बंगाल में बीजेपी का टाइम आता है या फिर नहीं। फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि जस्ट हिंदी में स्ट्रेट टॉक के बाद प्रोग्राम आपके सामने दिल की ओपन स्टेज होगा। जॉस हिंदी का बहुत स्पेशल प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।